नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे पारमिता एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एमपीटीईटी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक काउंसलिंग को कवर करेंगे। इस वीडियो से हम समझेंगे कि काउंसलिंग की परिभाषा क्या है और गूगल में काउंसलिंग का क्या अर्थ दिया गया है। गूगल में काउंसलिंग के अर्थ को जानना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कभी कभी पीबी अक्षरशः गूगल में जो डिफिनीशन दी रहती है उसी से प्रश्न बनाकर पूछ देता है। उसके बाद हम देखेंगे काउंसलिंग को परिभाषित करते हुए दो महत्वपूर्ण कथन जो मशहूर साइकोलॉजिस्ट रॉबिन्सन और एरिक्सन ने दिए। फिर हम पढ़ेंगे काउंसलिंग के तीनों प्रकार और उनको डीपली पढ़ेंगे और अंत में देखेंगे हम पीबी वर्ग 2 में पूछे गए इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन को। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं काउंसलिंग क्या है। The counseling is the process that occurs when a client and counselor set aside time to explore difficulties which may include the stressful or emotional feeling of the client. This can enable the client to focus on feeling, experience or behavior with a goal of facilitating positive change. इसका मतलब यह है कि वह प्रक्रिया जिसमें परामर्शदाता और क्लाइंट एक साथ बैठकर उन परेशानियों पर चर्चा करते हैं जो क्लाइंट की तनाव व भावनात्मकता से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। इस प्रक्रिया से क्लाइंट में भावनात्मक, व्यवहारात्मक एवं उसके अनुभवों को सकारात्मक रूप दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो गूगल में इसका जो अर्थ दिया गया है वह क्या दिया गया है। तो मीनिंग ऑफ काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू गूगल, प्रोफेशनल एडवाइस एंड हेल्प गिवन टू पीपल विद प्रॉब्लम, मतलब समस्याओं के विषय में दी गई औपचारिक सलाह या सहायता। इसके बाद हम दो साइकोलॉजिस्ट जो बहुत महत्वपूर्ण हैं इनको देख लेते, इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी दिशाओं को शामिल करना है जिसमें एक व्यक्ति की मदद की जाती है ताकि वह अपने साथ तथा अपने परिवेश के साथ समायोजन कर सके। और दूसरे वैज्ञानिक है एरिक्सन। उनके अनुसार जो काउंसलिंग होती है यानी परामर्श जो है वह क्या है, व्यक्ति के साथ संबंध परामर्श है जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को हल करने के लिए दूसरे के पास जाता है। तो ये थी डिफिनीशन एरिक्सन और रॉबिन्सन की। उसके बाद हम देख लेते हैं काउंसलिंग के प्रकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव काउंसलिंग जो कि काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन डायरेक्टिंग काउंसलिंग जिसको हम काउंसली सेंटर्ड बोलते हैं। और तीसरे तरह का जो काउंसलिंग है वह है इक्लेक्टिक काउंसलिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग जिसके प्रतिपादक अपने ईजी विलियमसन साहब हैं। उनकी फ़ोटो भी मैंने लगाई हुई है। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इन डायरेक्टिव काउंसलिंग एम्फेसिस शुड बी गिवन टू इंटेलेक्चुअल रदर देन द इमोशनल एस्पेक्ट। मतलब उनके अनुसार जो निर्देशन संबंधी परामर्श होते हैं उनमें भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पहलू पर जोर दिया जाना चाहिए। तो ये थे हमारे ईजी विलियमसन साहब। अब इनकी थ्योरी को हम डिटेल से देखते हैं। तो ईजी विलियमसन इज द चीफ एक्सपोनेंट इन द व्यू पॉइंट, मतलब डायरेक्टिव काउंसलिंग के प्रतिपादक ईजी विलियमसन है। और इसमें रेड कलर्ड में लिखा हुआ है काउंसलर सेंटर्ड। इसका मतलब है इसमें जो काउंसलिंग होती है वह परामर्शदाता पर ही केंद्रित होती है। द काउंसलर डायरेक्ट द क्लाइंट टू टेक स्टेप इन ऑर्डर टू resolve his conflicts. It is based on assumption that the client cannot solve his own problem for lack of information. अब ऐसा क्यों है कि ये जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है ये काउंसलर सेंटर्ड है। काउंसलर सेंटर्ड इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इस विधि में ऐसा माना जाता है कि जो क्लाइंट है उसके पास वह क्षमता नहीं है जिससे वह अपने प्रॉब्लम्स को एज्यूम करे और उसको फिर सॉल्व कर सके। इसलिए इसमें पूरा इम्पोर्टेंट रोल जो है वह काउंसलर निभाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को हम काउंसलर सेंटर्ड प्रक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है एनालिसिस। इट इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल विच कैन बी कलेक्टेड थ्रू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, साइकोलॉजिकल केस हिस्ट्री मेथड, इंटरेक्शन विद फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। तो सबसे पहले जो काउंसलर होगा वह एनालाइज करेगा। एनालाइज कैसे करेगा? जो क्लाइंट है उसका इंटरव्यू लेगा, उसकी साइकोलॉजिकल केस स्टडी करेगा और उसके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से उसके बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करेगा। उसके बाद जो दूसरी प्रोसेस आती है वह है सिंथेसिस। तो आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल मैनर टू एनालाइज द इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हिज क्वालिफिकेशन, एसेट्स, पोटेंशियल लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट, कल्चरल बैकग्राउंड, हैबिट्स एक्सेट्रा। उसके बाद जो डाटा काउंसलर ने एनालाइज करके निकाले उनके फ्रेंड, फैमिली और उसके इंटरव्यू से, उन डाटा को वो लॉजिकली मैनेज करेगा।
ताकि उससे पता चल सके कि जो क्लाइंट है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी धरोहर क्या है, उसकी क्षमता क्या है, वह किस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकता है अपने जीवन में, उसका सांस्कृतिक बैकग्राउंड क्या है, या उसमें कौन कौन सी आदतें हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है जो डायरेक्टिव काउंसलिंग में इन्वॉल्व है, वो है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान, मतलब कारण का पता लगाना, उसके पीछे जो रीजन है उसका पता लगाना। तो द डायग्नोसिस कंसिस्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा इन रिलेशन टू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स कॉज। वही जो मैंने बताया कि जो प्रॉब्लम हो रही है उसका कारण कहाँ पर है, उसको डायग्नोस करना, ये तीसरी स्टेप में आता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं चौथी स्टेप की तरफ है, जो है प्रोग्नोसिस। तो अंडर दिस स्टेप ए प्रेडिक्शन इज मेड अबाउट द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब भविष्य में जो अभी जो प्रॉब्लम है उससे और भी क्या प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस। फिर प्रोग्नोसिस के बाद की जाती है काउंसलिंग। द काउंसलिंग हियर इज टू ब्रिंग अबाउट एडजस्टमेंट एंड रीएडजस्टमेंट टू द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज प्रॉब्लम। एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग द काउंसलिंग. It emphasizes the individual to develop life cycle where an effort in the positive direction could lead to success and success in turn could lead to further effort and motivation. मतलब अभी तक जो एनालाइज किया गया, फिर लॉजिकली उसको सिस्टमेटिक जमाया गया, उसके कारण को पता किया, उसके हिसाब से जो काउंसलर होगा वे एक कुछ सिचुएशंस क्रिएट करेगा या कुछ एडजस्टमेंट या री एडजस्टमेंट नोट करेगा, जो कि क्लाइंट को बताया जाएगा कि आपको अपने लाइफ में इस सिचुएशन में इस तरह की एडजस्टमेंट या इस तरह की री एडजस्टमेंट करनी है। इस प्रक्रिया में इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो क्लाइंट है उसका एटीट्यूड और उसका इंटरेस्ट किस तरह का है। तो ये हो गया काउंसलिंग। और जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है इस डायरेक्टिव काउंसलिंग में, जो कि 6 स्टेप है, वो है फॉलोअप। एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द डायरेक्टिव काउंसलिंग, तो वो है फॉलोअप। द 6th स्टेप इन द डायरेक्टिव काउंसलिंग इज फॉलोअप विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एन इंडिविजुअल में बी एबल टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स थ्रू काउंसलिंग, बट न्यू प्रॉब्लम्स में अकर आर द ओरिजिनल प्रॉब्लम में रिवर. Follow up with the client is extremely necessary. The role of counselor is important as he has to make the individual understand and accept his strength and also his weakness and fault. तो ये important इसलिए हो जाता है क्योंकि जो क्लाइंट को एडजस्टमेंट और री एडजस्टमेंट करने को दिया गया है, कभी कभी उस एडजस्टमेंट और री एडजस्टमेंट से नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो नई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो या फिर हो गई हैं तो उनको कैसे रिजॉल्व किया जाना है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फॉलो अप करना। तो इस तरह से हमने 6 स्टेप देखी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोसेस में, जो कि इनडायरेक्ट है और इसके प्रतिपादक हैं कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स ने एक इनका बहुत ही मशहूर कथन देख लेते हैं कि मैंस इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट इज ए रिजल्ट ऑफ हिज फेलियर टू लिसन इफेक्टिवली। इसका मतलब यह है कि मनुष्य की कम्युनिकेट करने की अक्षमता उसके ध्यान से ना सुनने से उत्पन्न होती है। तो इसमें एक गहरा मैसेज छुपा हुआ है कि हमें हर चीज़ को बारीकी से सुनना चाहिए। अब हम देखते हैं कार्ल रोजर्स की नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो जैसा कि आपको पता है कार्ल रोजर्स ने इस काउंसलिंग को प्रतिपादित किया था। दिस स्कूल ऑफ थॉट इज जस्ट रिवर्स दैट ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। और ये जो उनका थॉट है डायरेक्टिव काउंसलिंग का जस्ट अपोजिट है। जैसे कि डायरेक्टिव काउंसलिंग जो होता है वह काउंसलर सेंटर्ड होता है लेकिन यह क्लाइंट सेंटर्ड है। इन दिस द काउंसली इज द पावर्ट ऑफ द होल काउंसलिंग प्रोसेस। इसमें जो सारी काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है उसमें काउंसली ही सेंटर में होता है और उसी के मद्देनजर सारी प्रक्रिया को इवॉल्व किया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द काउंसलर इज टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर इन विच द क्लाइंट कैन वर्क आउट हिज प्रॉब्लम। काउंसलर का इसमें जो कार्य होता है वह एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करना होता है जिसमें क्लाइंट खुद अपनी समस्या को सॉल्व कर सके। तो ये था नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। उसके बाद हम पढ़ते हैं इक्लेक्टिव काउंसिल। इस एग्जाम के मद्देनजर यह भी महत्वपूर्ण है, इससे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। द चीफ एडवोकेट ऑफ दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग इज थॉर्न। इस तरह की जो काउंसलिंग है, जो मिली जुली काउंसलिंग हम कह सकते हैं, इसके प्रतिपादक थे थॉर्न। इन्होंने कहा कि इक्लेक्टिव काउंसिल इज टाइप ऑफ काउंसलिंग विच इज नाइदर काउंसलर सेंटर्ड नॉर क्लाइंट सेंटर्ड बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब यह एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए काउंसलिंग जो ना तो काउंसलर सेंटर्ड होनी चाहिए ना तो काउंसली सेंटर्ड होनी चाहिए, ये दोनों को कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हियर द काउंसलर इज नेदर टू एक्टिव एज इन डायरेक्टिव काउंसलिंग नॉट टू पैसिव एज इन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग बट फॉलोज ए मिडिल कोर्स। उनका कहना था
कि यहाँ जो है जिस तरह डायरेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलर ज़्यादा एक्टिव होता है, उसको ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होना है और ना ही उसको ज़्यादा पैसिव होना है जैसे कि नॉन डायरेक्टिव में। तो ये थी इक्लेक्टिक काउंसलिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं छोटे छोटे, ये एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लीजिए। इसमें पहला स्टेप है डायग्नोस करना। काज का हमको डायग्नोस करना है, पता करना है कि जो प्रॉब्लम्स है वो किस वजह से हो रही है, फिर उसको एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ए टेंटेटिव प्लान फॉर मॉडिफाइंग, मतलब जो संभावित रणनीतियां हैं उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उसका गठन करेंगे। उसके बाद सिक्योरिंग इफेक्टिव कंडीशन फॉर काउंसलिंग, मतलब क्लाइंट का इंटरव्यू के माध्यम से उसे अपने जीवन में उन स्रोतों को डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जिससे वे अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के समय एडजस्ट कर सकें। उसके बाद आखिरी स्टेप है प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ एनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स विच में कंट्रीब्यूट टू एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट से होने वाली समस्याओं की प्रॉपर हैंडलिंग करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एमपी टेट के वर्ग 2 में पूछे गए थे इसी टॉपिक से। तो सबसे पहला है विलियमसन के अनुसार निम्न में से कौन सा निर्देशन परामर्श का लाभ है। पहला, भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है। कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श लेने वाले का मार्गदर्शन नहीं करता है। तीसरा, परामर्श लेने वाले को निर्भर बनाता है। ये चौथा, पहल को दबाता है। तो ये हमने पढ़ा था डायरेक्टिव काउंसलिंग में, उसमें पहला ऑप्शन सही है कि एम्फेसिस इज ऑन द इंटेलेक्चुअल रेदर देन द इमोशनल एस्पेक्ट, मतलब भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पहलू पर जोर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि एक छात्र परामर्श लेता है तो इसका निम्नलिखित में से क्या कारण होता है। मतलब यदि कोई छात्र अपने शिक्षक के पास परामर्श लेने जाता है तो क्या रीजन हो सकता है। पहला, पेशागत असमंजस या समझदार या मजबूती या श्रेष्ठता। तो सिंपल सी बात है, इसमें उसको कैरियर इंडिसीजंस की प्रॉब्लम है, इस वजह से वह काउंसलिंग के लिए शिक्षक के पास गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं। हाउ डू लर्निंग थ्योरीज कैरेक्टराइज द रोल ऑफ द पेरेंट्स इन देयर चाइल्ड्स डेवलपमेंट, मतलब पेरेंट्स का की क्या भूमिका है बच्चे के वृद्धि विकास में। एज ए ट्रेनर देखते हैं या एज ए टीचर देखते हैं या एज ए पार्टनर देखते हैं या एज ए सपोर्टर। तो जो पेरेंट्स हैं बच्चे के डेवलपमेंट में वो एज ए ट्रेनर यानी प्रशिक्षक के रूप में देखे जाते हैं। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या ध्यान के शैक्षिक निहितार्थ में निम्नतम प्रभावी, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इफेक्टिव इन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अटेंशन। पहला है थ्योरी टॉक, दूसरा ऑडियो विजुअल टॉक, तीसरा गेस्चर एंड मूवमेंट, चौथा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ वैरायटी। तो इसका उत्तर है थ्योरी टॉक। अगला सवाल है, एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की एक भूमिका है। शिक्षक की क्या भूमिका है इन ए प्रोग्रेसिव एजुकेशन। पहला है डिसिप्लिन या इंस्ट्रक्टर या गाइड या लेसन प्लानर। तो इसमें सीधी सी बात है कि जो टीचर की भूमिका होगी वह मार्गदर्शक के रूप में होगी, अनुशासक के रूप में नहीं होगी, ना तो प्रशिक्षक के रूप में, ना तो पाठ्य योजनाकार में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।